हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी परीक्षा। मेरा नाम ज्योत्सना है और आज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हम रोज़ पढ़ते हैं उसके अलावा आज मैं करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूं। और आज का ही 7 नवंबर की ही न्यूज़ है। आज मॉर्निंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन EWS रिजर्वेशन, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का जो रिजर्वेशन है उस पर आज जजमेंट आया है। तो आज हम इसकी पूरी निटिग्रिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सारी बैकग्राउंड इसमें देखेंगे और इस जजमेंट में कौन कौन से सवाल पर डिस्कशन हुआ और फाइनली क्या आया इसका जजमेंट। ओके, सो आज हम 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 2019, राइट। इस एक्ट से आए थे 10% रिजर्वेशन, 10% का आरक्षण फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। ऑल राइट, सो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया था ये 10% रिजर्वेशन, आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए था। इसमें SC, ST, OBCs को एक्सक्लूड किया गया था। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी ओनली, फॉर जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए था ये। और इसमें SC, ST एक्सक्लूडेड मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस आरक्षण से बाहर हैं SCs, STs एंड OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो इसमें कुछ मूलभूत सवाल थे, ठीक है। सबसे पहला तो ये था कि ये जो आरक्षण है ये जनरल कैटेगरी के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, हमारे संविधान में अभी तक ट्रेडिशनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इससे आया है, ठीक है। सो SCs, ST, OBCs को इनमें इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त सरकार का कहना था कि इनके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है 50% जिसकी लिमिट थी, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, हमारी भारत सरकार जो लेके आई थी, ये बेसिकली ये क्या अभी की उपज है या ये पहले से ही थोड़ा बहुत इसको ब्रू किया जा रहा था? ओके, सो गिव मी अ सेकेंड। सो सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट को लेकर के इसकी वैलिडिटी कि ये 10% रिजर्वेशन जो आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लाए हैं, क्या ये वैलिड है? क्या ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं क्या ये उनके अकॉर्डिंग ही जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है? ओके, सो ये इसकी हमें सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशन फाइल की गई थी 2019 में, जब ये आया था उसके बाद ही PIL फाइल होनी शुरू हो गई थी कि भाई ये जो आप अमेंडमेंट लेके आए हो ये बेसिकली एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी PIL फाइल हुई और जब हमारे करंट CJ आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस UU ललित आए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तैयार की बहुत सारी। सो वो सारी इतने सालों में, 2-3 सालों में जो PILs आई हैं लैंडमार्क जजमेंट्स में और जो कुछ एक्ट्स आए थे, तो उनमें जो वापस से जो PILs आई थी उन PILs को उन्होंने कंपाइल करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तैयार किया और आज उन्हीं में से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 की मेजॉरिटी से इस 10% EWS रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया है, ठीक है। सो बेसिकली ये PIL जो है, इस केस का नाम है, ये भी हम जान लेते हैं, इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019
19। ये PIL, इस केस का नाम ये है। ओके ये बेसिकली लगभग 40 से 45 PILs थी अलग अलग, उनको कंबाइन करके उनके जो बेसिक जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस निकल के आए। उन 3 क्वेश्चंस को इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्कशन हुआ और उसी पे उन्होंने उसकी वैलिडिटी को करार दिया। ओके सो अब ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये बेसिकली इसकी जो उपज है ना, ये अभी की नहीं है, ये 2019 में आया ज़रूर है, बट ये 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था। 2005 में, इतने साल पहले यूपीए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, एसआर सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड एसआर सिन्हा कमीशन बनाई गई थी। उस कमीशन ने 2005 में कमीशन बनाई गई थी, 5 साल बाद उस कमीशन ने 2010 में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, जिनकी इनकम, ऑल फैमिली इनकम, साल भर की जो उनकी वार्षिक इनकम है वो टैक्स लिमिट से नीचे जाती है, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से, इकोनॉमिकली वीकर होने की वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा सिन्हा कमीशन ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में कहा था। 2010 हुआ, उसके बाद 2014 में नई सरकार आई, फिर 2019 में फाइनली ये अमेंडमेंट पास हुआ। ठीक है, सो ये जो कमीशन था, मेजर जनरल रिटायर्ड एसआर सिन्हा कमीशन, ये गठित हुई थी कब? 2005। यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में इसका गठन किया था। इसने रिपोर्ट दी 2010 में। 2010 को इसने रिपोर्ट सुपुर्द किया, जिसमें कहा गया कि बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन, जितने परिवार हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते हैं या उस बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं, और जिनकी इनकम, बीपीएल फैमिलीज हैविंग इनकम बिलो टैक्स लिमिट must get reservation on the basis of economic criteria। किस क्राइटेरिया पे? आर्थिक रूप से कमज़ोर होने पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन परिवारों को जिनकी फैमिली इनकम एक तय लिमिट से नीचे आती है। और करेंटली फाइनली इस अमेंडमेंट में, जब ये अमेंडमेंट पास हुआ, इसमें वो फैमिलीज आई जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, एनुअली जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। ओके, फैमिली इनकम बिलो 8 lakhs एनुअली। और आपको बताया ये बेसिकली ये सभी, ये जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कास्ट बेसिस पे नहीं हो रहा है, सोशल बेसिस, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं या सोशली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, वो उनके लिए रिजर्वेशन तो हमारे पास है ही, पहले से संविधान आया था, साथ में लेके आए थे उस चीज़ को, है ना। पर ये इकोनॉमी की क्राइटेरिया से ये रिजर्वेशन दिया गया, तो इसमें SC ST OBC इनको इंक्लूड नहीं किया गया, देवर एक्सक्लूडेड, है ना।
पीआईएल फाइल करने का मुद्दा ही ये था कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, तो इन कम्युनिटीज को क्यों अलग कर रहे हो, SC ST OBC को क्यों अलग कर रहे हो। यही पीआईएल का पिटिशन का मेन मुद्दा ही ये था। ठीक है, सो ये हमने आपको बताया। अभी एहसास सिन्हा कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी 2010 में, जिसमें ये सजेस्ट किया गया था, और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये अमेंडमेंट पास किया गया था 2019 में, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था EWS कैटेगरी को। EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया था, एक्सक्लूड किया गया था SC ST एंड OBC को। और ये जो 10% रिजर्वेशन है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में, इंदिरा साहनी जजमेंट जिसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन केस, इस केस से एक सीलिंग तय की गई थी, एक लिमिट तय की गई थी कि उसके ऊपर आप रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो सीलिंग थी 50%, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 1992 में कहा गया था। पर ये जो अमेंडमेंट आया, ये जो 10% रिजर्वेशन है, ये इसके बाहर है। आप समझ रहे हो, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 50% कैप अलग है, 50% में SC ST OBCs इंक्लूड है। ये 10% रिजर्वेशन है फॉर जनरल कैटेगरी पीपल, सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ओके, यस, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, ओके, जो इस PIL में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन 3 क्वेश्चन के जवाब ढूंढे गए। ओके, अब ये 3 क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है वेदर द 100 अच्छा, ये 3 क्वेश्चन आए कैसे? बेसिकली मैंने आपको बताया लगभग 40 PILs थी, उन सबको कंपाइल करके एक जो कॉमन क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, वो 3 क्वेश्चन ये निकाले गए हैं, जिनसे सारे PILs को सबको जवाब मिल जाए। ओके, सो ये 3 कॉमन क्वेश्चंस निकले। पहला, वेदर द 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज वॉयलेटिव, हनन कर रहा है, ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है एक, जो केशवानंद भारती केस से आया था ये डॉक्ट्रिन। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि हमारे संविधान की कुछ बुनियादी संरचना है, कुछ उसकी बुनियाद है, जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट उसके साथ कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जो बुनियाद है, और उस बुनियाद का स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है हमारा प्रियम्बल। तो कुछ ऐसी बुनियाद है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जो पार्लियामेंट उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एग्जाम्पल दूसरा है फेडरलिज्म, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसी में एक एग्जाम्पल ये है कि हमें जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो जो कास्ट बेसिस में सोशल एक्सक्लूजन था, उसको, वो बहुत ही बड़ी समस्या थी, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसी के लिए लड़ते रहे। तो रिजर्वेशन का बेसिक उसका उद्देश्य ये था कि एक इंक्लूसिव अप्रोच लाना है हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में सब लोग बराबरी पे आ जाएं। जो कुछ वर्ग हैं जो सदियों से पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, सोशल लेवल पे कई तरीके से अन्याय हुआ, उनको एक्सक्लूड करके रखा गया वर्षों से, सदियों से। तो उनको पहले एक प्लेटफॉर्म में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाया जाए जहां सब लोग पहले तो बराबर हो जाएं, फिर उसके बाद ही आगे की इक्वालिटी का रास्ता तय होगा, राइट। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, क्या ये उसको वायलेट कर रहा है ये अमेंडमेंट एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया? मैंने आपको बताया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि उनको सोशल एक्सक्लूजन, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है, ये कुछ हमारे समाज की बुराइयां हैं और वो वर्षों से चली आ रही हैं। और एक ऐसा समाज बनाना जहां सबको बराबर अधिकार हो,
सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेसिस नहीं रहा है। ट्रेडिशनली जो रिजर्वेशन है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने रिजर्वेशन सोलली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दे दिया है जनरल कैटेगरी को। पहला सवाल तो ये रहा। दूसरा सवाल कहता है वेदर द अमेंडमेंट इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हर क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। वेदर द अमेंडमेंट इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे हटाया जा रहा है, एक्सक्लूडिंग द पुअर अमंग SC STs OBCs फॉर EWS कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा में आप जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, आप उनको क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो? जब आपने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दे रहे हैं, तो इस कम्युनिटी के लोगों को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे नहीं दोगे क्या? तो इसका जवाब भी आगे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आप आप जनरल कैटेगरी के एक सेक्शन ऑफ सिटीजन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दे रहे हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। दूसरे सवाल में कहा गया कि आप उसमें से सिर्फ जनरल कैटेगरी को आप दे रहे हो और SC ST OBC को एक्सक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ भी आप बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है वेदर द अमेंडमेंट इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ब्रीचिंग 50% सीलिंग लिमिट। हमने अभी बताया था 1992 इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, उसमें 50% की सीलिंग लिमिट तय की गई थी कि इसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा। और जो 10% रिजर्वेशन है ये उस 50% से ऊपर जाता है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है। ये 50% SC ST OBCs के लिए है एंड दिस 10% इज फॉर EWS कैटेगरी बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी पीपल। ठीक है। सो अब ये 3 क्वेश्चंस हैं और इस जजमेंट को 3:2 मेजॉरिटी से पास किया गया है। ठीक है। 3:2, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है, उसमें थे 3:2 मेजॉरिटी। 3 जजेस हैं जिन्होंने इसको वैलिड करार दिया है एंड 2 जजेस आर इन डिसेंट। ओके। उन 2 में हमारे एक CJI हैं जस्टिस UU ललित एंड दूसरे हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट। ये डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे हैं। अब पहले हम मेजॉरिटी ओपिनियन में इसको वैलिड, किस आधार पे उन्होंने इसको वैलिड करार दिया, पहले मैं आपको ये बताऊंगी, और डिसेंटिंग ओपिनियन में क्या कहा गया, फिर हम वो बात करेंगे। ओके। यस। सो अब फाइनली ये जजमेंट पास हो गया है 3:2 मेजॉरिटी, और डेट भी लिख देते हैं 7 नवंबर। कभी कभी MPPSC जो है डेट्स के पीछे पड़ जाता है। 7 नवंबर 2022। ठीक है। अब इसमें ये एक स्टेटमेंट, मेजॉरिटी ओपिनियन जिन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड करार दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट रिजर्वेशन। काफ़ी डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ताकि आप इसको याद रखें और एग्जाम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। ठीक है। रिजर्वेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक अफर्मेटिव एक्शन की तरह काम करता है। अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहाँ पे आप जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी सकारात्मक विभेद कर रहे हैं। आप यहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हैं, पर डिस्क्रिमिनेशन के पीछे का जो आपका उद्देश्य है वो बहुत ही नोबल है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन के थ्रू एक अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं जिससे हमारा जो समाज है वो इंक्लूसिव हो जाए। हर कम्युनिटी के लोग, हर सामाजिक वर्ग के लोग एक बराबर प्लेटफॉर्म में खड़े हो सकें, और उसके बाद ही तो एक संपूर्ण लोकतंत्र का निर्माण होगा। राइट। तो ये है रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है। या जो उसकी मूलभूत जो बात है रिजर्वेशन की, वो यही है कि ये अफर्मेटिव एक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंक्लूसिव अप्रोच जो लेके आता है। ओके। अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गया रिजर्वेशन के लिए, और जो फाइनल जजमेंट ये कहता है
कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए हैं, सो ये अमेंडमेंट एक्ट, मैं ए लिख रही हूँ, अमेंडमेंट एक्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हर सवाल में हम देख रहे थे क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने करार दिया कि नहीं भाई, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर रहा है। ओके, और जो दूसरा मुद्दा था कि 50% सीलिंग को, लिमिट को ये तोड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ब्रीच ऑफ 50% सीलिंग लिमिट, 50% ceiling limit is again not violative of basic structure. ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करती है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो 50% सीलिंग लिमिट है, ये कोई लकीर की फकीर वाली बात नहीं है कि एक बार कह दी गई तो बस यही चलेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं लाया जा सकता। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें 50% से ऊपर रिजर्वेशन है, जैसे तमिलनाडु, हरियाणा, वहाँ पे है। हालांकि उनमें भी PIL फाइल हो चुकी है और डिस्कशन होगा आगे, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 50% सीलिंग लिमिट को अगर ब्रीच कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके संविधान की बुनियादी संरचना को तोड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिट है ये कोई इनफ्लेक्सिबल अप्रोच वाली लिमिट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ज़रूरत के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, अगर वो वैलिड है तो आप इस लिमिट को ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, इस जजमेंट में यहाँ तक बात हो गई है। अब ये जो एफर्मेटिव एक्शन वाली बात है, एफर्मेटिव एक्शन का मुद्दा क्या है, इस शब्द को समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के भी कहा जा सकता है इसको, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 15, संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट among citizens on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। ये 5 क्राइटेरिया है। वहाँ पे कहता है इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। पर रिजर्वेशन क्या करता है, रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन करता है बट एक नोबेल उद्देश्य से, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। किस लिए कि उस जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में सालों से चला आ रहा है और उसकी वजह से जो लोग पीछे रह गए हैं, समाज में जो पीछे रह गए हैं, उनको वापस से समाज में लाना, सम्मान के साथ उनको एक स्पेस मिले, तब इसी वजह से इसको एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। और तभी एक इक्वल समाज का आप निर्माण कर सकते हैं। जहां जो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं ना, इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल में भी है। इक्वालिटी हम एक हॉट टॉपिक तो हमेशा रहता है, किसी भी नुक्कड़ में आप चले जाइए, इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना। तो वो इक्वालिटी समाज में क्रिएट करने के लिए रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हो गई। ओके, अब डिसेंटिंग ओपिनियन में जो कहा गया है, अब डिसेंटिंग ओपिनियन है जिसमें CJI जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है। ठीक है, अब डिसेंटिंग ओपिनियन की खास बात यह है कि इस डिसेंटिंग ओपिनियन में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज पर से नॉट वायलेटिव। मेन मुद्दा क्या था, वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो डिसेंटिंग ओपिनियन में भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो रिजर्वेशन दिया गया है वो वायलेटिव नहीं है, वो आपकी बुनियादी संरचना का हनन नहीं कर रहा है संविधान के। ठीक है, ये पहली बात कह दी गई। बट अब यहाँ पे असली डिसेंट ओपिनियन आ रहा है। However, एक्सक्लूडिंग, जो सवाल में कई 2 सवाल थे ना कि आप SC ST OBC को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन से। तो उनका ये कहना है कि एक्सक्लूडिंग SC STs OBCs फ्रॉम दिस EWS 10% reservation is constitutionally prohibited।
ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आपने रिजर्वेशन दिया वो तो ठीक है, लेकिन आपने इनको क्यों अलग कर दिया, इनको आपने क्यों अलग कर दिया? वहाँ पे ये रीज़न दिया गया था क्योंकि इनको बेनिफिट मिलता है, जो बाकी जो 50% का रिजर्वेशन है उससे इनको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसमें इनको नहीं इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो ये उनका ये कहना है कि ये इनको एक्सक्लूड आपको नहीं करना चाहिए था। डिसेंडिंग ओपिनियन में ये है कि जो इनका एक्सक्लूजन का जो आप क्राइटेरिया बता रहे हो, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम अदर रिजर्वेशन, तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। ये डिसेंटिंग ओपिनियन है, ठीक है। डिसेंटिंग ओपिनियन में दो बात ये आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इसको, इस अमेंडमेंट को वायलेटिव नहीं कहा, इस अमेंडमेंट को वैलिड ही करार दिया है। बस इसका जो आधा पोर्शन है जिसमें SC ST OBCs को एक्सक्लूड किया गया है, उसको उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये संवैधानिक रूप से गलत है, मना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये अपना पूरा जजमेंट है। एक और बात कही है जस्टिस पारदीवाला, जो मेजॉरिटी ओपिनियन में जिन्होंने कहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे रिजर्वेशन इंक्लूसिव अप्रोच का एक अफर्मेटिव एक्शन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी मेजॉरिटी ओपिनियन में जस्टिस पारदीवाला भी थे, और उन्होंने एक और बात कही है कि रिजर्वेशन को लेकर के ना टाइम स्पैन होना बहुत ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड हैव अ टाइम स्पैन, मतलब एक लिमिट के लिए होने चाहिए, इतने वर्ष के लिए होने चाहिए, और एक आउटकम बेसिस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने रिजर्वेशन दिया, फिर जो कैटेगरी समाज में ऊपर आ चुकी है आप उसको अब एक्सक्लूड करिए, है ना, एक्सक्लूड करिए, ताकि जो पीछे जो लोग रह रहे हैं वो आगे आ पाए, है ना। होता क्या है, क्रीमी लेयर ही सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले रही है, ठीक है। बहुत सारी आज भी बहुत सारी ऐसे ग्रुप हैं SC STs OBCs में भी जो बहुत पीछे हैं समाज में, तो वो भी आगे आ पाए ना, इस रिजर्वेशन का फायदा उनको भी मिले। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि टाइम स्पैन, मतलब एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, टाइम स्पैन फॉर रिजर्वेशन इज नीडेड, इसकी जरूरत है हमें। अब आगे देखते हैं, ये जजमेंट तो आ गया, 5 बेंच जजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 3:2 मेजॉरिटी से 7 नवंबर 2022 को आज आ गया। अब आगे देखते हैं, अगर किसी को इस डिसेंटिंग ओपिनियन या फिर मेजॉरिटी ओपिनियन से होगा तो आगे और PIL फाइल होती है कि नहीं होती, वो आगे के मुद्दा है। बट आज के लिए मैंने आपको इसकी सारी डिटेल्स बता दी, और मुझे लगता है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हॉलिस्टिक था, यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटी हुई है। बाकी रिजर्वेशन का जो फंडामेंटल मुद्दा है वो हम अपने कोर क्लास में, जो हम कोर स्टैटिक पार्ट जहाँ कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड टेल मी ऑन द कमेंट बिलो, कमेंट बॉक्स, एंड कमेंट बिलो दैट what else you want to study about. Okay, thank you so much.